हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट और वो है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो स्टूडेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। सो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में भी स्पेसिफिकली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप देखोगे यहां पर मैंने लिखा है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इट मींस फैराडे का सिर्फ एक लॉ नहीं है, फैराडेज के दो लॉज है, जिसमें से हम आज दोनों लॉज स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम देखते हैं सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है? फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? पहले अभी हम इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इसका स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आता है और फिर हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो यहां पर देखो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये क्या कहता है? देखो, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at any electrode is directly proportional to the quantity of the charged pass। अब मैंने रीड कर लिया, अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। देखो, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। सो स्टूडेंट, हमें पता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करते हैं, तब हमें पता रहता है कि एक ऐसा कंटेनर होता है और कंटेनर में ये क्या होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो अगर मैं इसको एनोड कहती हूँ और इसको मैं क्या कहूंगी, कैथोड कहूंगी। ये एक ही कंटेनर में होता है और फिर इनको जो है हम बैटरी से जो है कनेक्ट करते हैं और हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस जो है वो हम करते हैं। और इस सिचुएशन में एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। सो हमने देखा हुआ है, अगर हम सिंपल एग्जांपल ले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो उसमें भी हम इलेक्ट्रोलिसिस ही प्रोसेस यूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हमेशा या तो कुछ मास डिपॉजिट होता है किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर, या तो मास डिपॉजिट होगा या तो फिर लिबरेटेड, और किसी एक इलेक्ट्रोड के से या तो मास क्या होता है, वो अपना इलेक्ट्रोड अपना मास लूज करता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कॉमन प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसको कैसे कोरिलेट किया, लेट्स सी। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम ये देखेंगे, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, चाहे ये वाला इलेक्ट्रोड हो या फिर ये वाला इलेक्ट्रोड हो, इन दोनों इलेक्ट्रोड पे जितना मास डिपॉजिट हुआ है, डिपॉजिट हो सकता है इस तरीके से डिपॉजिट हो उसके ऊपर, या फिर इसमें से ये इतना लिबरेट हो, कम हो जाए, ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। तो ये किससे प्रोपोर्शनल रहेगा? उससे प्रोपोर्शनल रहेगा जितना कि आपने इसमें चार्ज को पास किया है, और जितना आपने करंट पास किया है, जितना आपने चार्ज पास किया है, चार्ज आई विल से दैट, चार्ज पास किया है, उतना ही वो क्या करेगा, उतना डिपॉजिट या फिर लिबरेट करेगा। तो चलो अभी हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कंसिडर करो W, अभी हम यहां पर लिख लेते हैं। तो कंसिडर करो W इज द मास डिपॉजिटेड और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैं यहां पर लिखूंगी W क्या है, ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, इतनी क्वांटिटी की या तो डिपॉजिट हो सकता है, लिबरेट हो सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, और हमने ये रिलेशन कहीं पर पढ़ा हुआ है, इट मींस क्लास 10th में पढ़ा है, चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी। आई होप आप सभी को ये रिलेशन अच्छे से याद आ रहा है। ये I क्या होता है, I होता है करंट, और T किसके लिए लिया हमने, टाइम इन सेकेंड्स के लिए लेते हैं। तो आप कितने टाइम ड्यूरेशन में कितना करंट जाता है उसी को हम कहते हैं चार्ज। तो हमने क्या कहा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्ज। सो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z इंटू, अब देखो, अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो मैं Q की वैल्यू लिख लेती हूँ। यहाँ पर Q की वैल्यू हमने क्या लिखा, I इंटू टी लिखा। फिर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया Z इंटू I इंटू टी, जहां पर हमें पता है W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, I क्या है, करंट है, T क्या है, टाइम है, और अभी हम लिखेंगे Z क्या होता है। Z को कहा जाता है इलेक्ट्रो
केमिकल कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। और हमें एक चीज और याद रखनी है कि इस Z की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के लिए। ये किसी भी इसके लिए एक नहीं होगी। अगर आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया, अगर आपने जिंक का इलेक्ट्रोड यूज किया, तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट की वैल्यू होती। अब चलो बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट के बारे में। तो हमने क्या कहा कि Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है। सो अब जब मान के चलिए ये क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। तो मैंने यहाँ W लिया और इसमें से Z इंटू I इंटू T। अब आप मान के चलो आपने 1 एम्पियर इसमें से करंट पास किया फॉर 1 सेकेंड। आपने 1 एम्पियर करंट पास किया फॉर 1 सेकेंड, तो कितना अमाउंट होगा? तो वैल्यू ऑफ W इट बिकम्स Z। इट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल जो कांस्टेंट है Z की वैल्यू हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम Z की वैल्यू? हम ये कह सकते हैं कि Z कब मिला हमें? Z इट मींस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। देखो सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको ध्यान से सुनना है और कोरिलेट करना है। अमाउंट ऑफ Z की वैल्यू में कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? Z मीन्स व्हाट? Z इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, राइट? जब आप 1 एम्पियर करंट पास करते हो फॉर 1 सेकेंड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसमें जब इस इलेक्ट्रोलाइट में जब आप ये पास करोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी Z। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर अपनी अपनी कॉपी में नोट्स बनाई डाल सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। करेक्ट। सो ये होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। अगर मुझे निकालना है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना निकालना है मुझे? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो मुझे पता ही है कि तो हम ये निकालेंगे कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे करेंगे? ये जो वैल्यू हमें दी गई है इस वैल्यू के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10⁻23। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तब आपको अप्रॉक्स ये वैल्यू मिलती है कूलम्स। ठीक है, सो ये वैल्यू मिल रही है आपको जो कि हम कंसिडर करते हैं एज अ 96500। एंड स्टूडेंट इफ यू रिमेंबर, हमने इसी चैप्टर में जब हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था वहां पर हमने 1 फराडे की वैल्यू लिखी थी। सो 1 फराडे की वैल्यू हमने कितनी कही थी? 96500। हम हमेशा अप्रॉक्स यही वैल्यू यूज करते हैं। तो हमें यहां पर ये पता होना चाहिए कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहा जाता है? 96500। हम इसको और एक कह सकते हैं 1 फराडे की ये वैल्यू होती है। अब मैं एक जनरल इक्वेशन लेती हूं ताकि हमें ये और समझ में आए कि फराडेज की या फिर हाउ इट इज रिलेटेड टू दी Z। अब देखो मेरे पास में एक इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन में यहां पर ले रही हूं। कंसिडर ए इक्वेशन एज n positive will gain n number of electron to convert it into m। ठीक है, ये गेन किया है इसने इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर कंसिडर करो A क्या है? ये A जो है ये है एटॉमिक मास ऑफ M। ये A क्या है? एटॉमिक मास ऑफ N है। अब मैं लेती हूँ N क्या हुआ? N ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स है और साथ में ही एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब देखो जब अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या कहूंगी? अगर मुझे Z की वैल्यू निकालना है तो फिर ये देखना है कि कितनी क्वांटिटी डिपॉजिट हुई है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम ये कहेंगे कि n इंटू 9650, क्योंकि 1 मोल की तो इतनी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर जो भी जितनी वैल्यू रहेगी तो वो हम इसको किसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 9650 से। सो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और n इंटू 9650 will
हाउ मेनी क्वांटिटी इट विल डिपॉजिट दैट वी विल राइट हियर। तो देखो हम ये कहेंगे कि n इंटू 96500 ये जो डिपॉजिट करेगा ये कितनी क्वांटिटी होगी, है ना। और ये देखो ये चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा, ये चार्ज, ये क्या है, चार्ज है, इतना क्या है, चार्ज है। चार्ज विल डिपॉजिट ए ग्राम ऑफ मेटल। वो कितना करेगा उसके ऊपर, ए ग्राम ऑफ मेटल करेगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको ये पता चलता है कि ये जो है इस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको Z भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी रिलेशन देखा था कि 1 एम्पियर और 1 सेकेंड का करंट जब आता है तो वो डिपोजिशन के इक्वल हो जाता है। सो हमने यहाँ पर वैल्यूज निकाले तो Z इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, A अपॉन N इंटू 96500। जब 96500 और ये जो वैल्यू होती है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, तो ये क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी तो होता है इक्विवेलेंट मास। तो हम यहां पर लिखेंगे इक्विवेलेंट मास, तो हम इसको इक्विवेलेंट मास की जगह हम E भी यूज कर सकते हैं। सो Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500, जहां पर E मतलब क्या है, E मतलब है इक्विवेलेंट मास। सो स्टूडेंट इसको समझो ध्यान से, ये क्या कह रहे हैं। यहां तक आई होप सभी को समझ में आ गया कि हमने 1 फराडे की वैल्यू कैसे निकाली है 96500 के बेसिस पे। फिर हमने एक जनरल इक्वेशन लिया। इस इक्वेशन में हमने क्या देखा कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें पता चल रहा है कि उसकी वैलेंसी कितनी है, और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। क्या कहा आपने, एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, हमने कहा कि n नंबर ऑफ 96500 चार्ज विल डिपॉजिट हाउ मच क्वांटिटी, इट विल डिपॉजिट एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। और हमने ये लास्ट में एक और रिलेशन निकाल लिया है Z वैल्यू के लिए। सो स्टूडेंट ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और ये हम आप यूज कर सकते हो अगर किसी भी मेटल का आपको इलेक्ट्रोवैलेंट कांस्टेंट निकालना है, किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी मेटल का, तो आप उसका क्या लोगे, इक्विवेलेंट मास लोगे और साथ में उसके डिवाइड करोगे 96500 से। और ये लॉ हमें न्यूमेरिकल्स में भी सॉल्व करना पड़ता है। चलो अभी हम देखते हैं हमारा सेकेंड लॉ। So student, here we are starting with the second law of Faraday's इलेक्ट्रोलिसिस। अब जो ये फराडे का जो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ये क्या कहता है, यहाँ पर मैंने लॉ लिख के रखा हुआ है, आप सभी को नोट डाउन करके रखना है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हमें कंप्लीट लॉ लिखना पड़ता है। तो देखो लॉ क्या कहता है, फराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशंस, जब भी किसी सॉल्यूशन में आप सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करते हैं और वो भी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, और उन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने कैसे से कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, तो ये कहा जाता है कि द मासेस ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मासेस। चलो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। अभी मैंने ये 2 कंटेनर्स लिए हैं, इस 2 कंटेनर्स में आप ये 2 इलेक्ट्रोड्स हम इस तरीके से दिखा सकते हैं जो कि कनेक्टेड है सीरीज में। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। आप इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं हम, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया है, कंसिडर करो ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, CuSO4। फिर हमने एक दूसरा ले लिया है, दूसरे इसमें मैं इलेक्ट्रोड लूंगी यहाँ पर AgNO3 लिया, ठीक है। अब देखो हमने इसको कनेक्ट किया है, किस में कनेक्ट किया, हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। और ये जो है हमने इसको यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर लिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं ऑफ डिफरेंट हो गए, CuSO4 और AgNO3, और साथ में हमने क्या कहा, कनेक्टेड इन सीरीज में भी कनेक्ट कर दिए। अब उनका क्या कहना है, द मासेस ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे जो भी कोई मास डिपॉजिट होगा वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मासेस, उनके इक्विवेलेंट मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे देखो अब मैं कहती हूँ, जैसे मैं कहूंगी Cu, तो देखो इसको हम मैथमेटिकली किस तरीके से बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu। यहां पर हम कहेंगे
मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, जितना सिल्वर का मास डिपॉजिट हो रहा है इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। सो ये है हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। अब देखो हम इसको प्रूफ करते हैं बाय टेकिंग रिलेशन विथ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो जैसे कंसिडर करो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें पता है क्या होता है वो, W इज इक्वल टू Z इंटू Q। सो अब मैं W इंडिविजुअल्स के लिए निकाल लेती हूँ। जैसे अगर हूं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस W इज इक्वल टू Z इंटू Q। Q क्या होता है, चार्ज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, और W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो हम ये कहते हैं कि फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी जो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, सो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट इट वुड बी W1 इज इक्वल टू Z इंटू Q1। फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट हम क्या देख सकते हैं, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट हम देख सकते हैं W2 इज इक्वल टू Z इंटू Q2। बट एज वी नो दैट सेम करंट इज पास और सेम charge is passed and hence Q1 is equal to Q2, या फिर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं उसको, Q भी लिख सकते हैं। अब चलो अब देखते हैं जब आप इसको ये सेम हो जाएगा तो फिर हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट और हमने कहा था कि सबका इलेक्ट्रोवायलेंट की क्वांटिटी कैसे रहती है, डिफरेंट रहती है, इसलिए हमने W1 इंटू ये हो गया। ठीक, अब ये तो कौन सा Q1 और Q2 का चार्ज क्या है, सेम है, तो हम कैसे लिखते हैं, हम ये कहेंगे ऑन डिवाइडिंग हम इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं। W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 इंटू Q अपॉन Z2 इंटू Q कैंसिल हो गया है। अब देखो हमने एक रिलेशन और स्टडी किया था, हमने वो रिलेशन ये देखा था Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500। सो लेट्स पुट दैट W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1, Z1 है तो E1 अपॉन 96500। अब यहाँ पर क्या आएगा, E2 अपॉन 96500। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा वैल्यू आएगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। सो स्टूडेंट ये जो है वैल्यू, ये आपको दिखाएगा कि जितने कोई भी इलेक्ट्रोड क्यों ना हो, मास डिपॉजिटेड ऑफ दैट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। सो स्टूडेंट ये है सेकेंड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा है। तो चलो अभी इसके ऊपर एक या दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। So student, let's start with the questions based on Faraday's law of electrolysis. So first question we have is how much charge is required for the reduction of, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि भाई कितना चार्ज लगेगा हमें अगर हम 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर रहे हैं Al में। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि किस तरीके से कन्वर्ट होगा। अब देखो Al3 पॉजिटिव अगर कन्वर्ट हो रहा है Al में तो हमें पता होना चाहिए कि ये रिडक्शन प्रोसेस है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। और कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन हुआ होगा। ठीक है, सो जैसे हमें पता है कि भाई 1 मोल ऑफ और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 96500 होता है। ठीक है, अब हमारे पास में कितने हैं, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए हम क्या कहेंगे 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3 इंटू 96500 कूलम्स। एंड स्टूडेंट इट्स सो इजी, चलो इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ 0 0, यहाँ पर कितना होगा, फिर आ गया 19 20 28। ठीक है, तो इतने कूलम्स चार्ज जो है यहाँ पर पास होगा जब आपको कन्वर्ट करना है 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको इसको डेसिमल में लिखना है तो 1 2 3 4 5।
सो 2.895 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 है, सो इसलिए आ जाएगा 5 कूलम्स। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। चलो अब आते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। सो MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में। अब हमें यहाँ पर जो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, और आई होप सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आती है। मैं यहाँ निकाल कर बताती हूँ कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम। MnO4 नेगेटिव, सो Mn की x लेंगे प्लस यहाँ इसके ऊपर चार्ज कितना होता है -2 इंटू 4, और ये होल पे चार्ज -1 है इसलिए साइड में -1 आएगा x, और ये कितना होगा 4 2 जा 8, -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8 और x इज इक्वल टू 7। सो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आ रही है +7। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलो अब कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, देखो MnO4 नेगेटिव को तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व हुए हैं वो है 5 इलेक्ट्रॉन्स। हम कहेंगे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो सिंपल हम लिखेंगे कि कितना चार्ज लगा हुआ है, चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा, यहाँ पर 5 है इसलिए 5 इंटू 96500 कूलम्स। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 005 देन 2 30 32 3 45 47 कूलम्स। ठीक है, या फिर जैसे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं वैल्यू को, इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम्स। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी टेक्निक होता है, और जब भी जैसे मैंने बताया था MCQ क्वेश्चन में, किसी भी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। और इसके अलावा आपको अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखना है तो आपको एक मार्क्स दिया जाएगा और फिर उसके ऊपर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को आज का वीडियो ये समझ में आ गया है, और आप सभी जो है इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव